Hello, good morning, students. So, we are going to start the new topic today, that is the integrated rate laws. तो पिछले वीडियोस में हमने रेट लॉस के बारे में पढ़े, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेट लॉस, इंटीग्रेटेड रेट लॉस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉस को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस वन इज द पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि A आपका रिएक्टेंट है, कैपिटल A, कैपिटल B इज आल्सो रिएक्टेंट, स्मॉल a is stoichiometric coefficient, स्मॉल b is also the stoichiometric coefficient of b। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, अब जो रेट है, रेट को हम a के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, b के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ये हम आपको पहले ही बताए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर a के टर्म में हम अगर हमें निकालना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे, b के टर्म में निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। हम यहाँ पर stoichiometric coefficient का इन्वर्स कर देते हैं, और जैसे यहाँ पर 1/a किया है और यहाँ पर b के केस में 1/b किया है। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया ताकि यहाँ पर क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के केस में हम हमेशा माइनस लगाते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट के केस में अगर लिखते हैं इसे तो प्रोडक्ट के केस में हम प्लस लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम रिएक्टेंट के टर्म्स में यहाँ पर रेट लॉ के साथ करेंगे, क्योंकि रेट लॉ में सिर्फ आप रिएक्टेंट को ही कंसीडर करते हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। ये हम आपको पहले पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं। ठीक है, और इस केस में आपका जो m है, m इज व्हाट? m इज this is the power of A, and here n is the power of B, which is determined through only the experimental procedure। ओके, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही आपको पता चलता है, ये आपको किसी अदर तरीके से थ्योरेटिकली पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर देखो, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन हम अब, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे? ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी 1/a, दिस इज इक्वल टू के ए टू द पावर m एंड b टू द पावर n। आप यहाँ पर a के टर्म्स में भी यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल सकते हैं, b के टर्म्स में भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट आपके पास P है। तो इस केस में जब आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को पता करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि आप A के टर्म्स में निकाल रहे हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका 1 है तो हम इसको 1/1 यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो हमारे पास इक्वेशन है रेट इक्वल टू दिस, ये आपको मिल गया। साथ ही साथ हम रेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं रेट लॉ के हिसाब से, जहां पर हमारे पास k रेट कांस्टेंट है और ये आपका a इज द ब्रैकेट में जो आपका लिखा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये आपका 1 है, यानी कि सिर्फ, और ये आपका A की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये 1 लिखा है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद, यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है? यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, और इस इक्वेशन में ये जो ln है, ठीक है, ln A कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ln बाय A कंसंट्रेशन मींस इनिशियल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, जो आपके पास रिएक्टेंट है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो A है, इतना टाइम होने पर, t टाइम इंटरवल के बाद जो A का कंसंट्रेशन बचता है वो है आपका A यहाँ पे नॉट जो लिखा है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम पीरियड t। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस के टी, के क्या है? ये के इज द रेट कांस्टेंट, टी इज द टाइम। ठीक है,
ln, आप जानते हैं नेचुरल लॉग है ये आपका, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाती है आफ्टर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही यहाँ पर हमें आसानी से इसको समझना है कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इसका हमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो आप इसको सीधे लर्न भी कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए और हम यहाँ पर इस इक्वेशन पर पहुंचते हैं। इसके बाद इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ln a बाई बी करते हैं तो ln a माइनस ln b होता है, दिस इज इक्वल टू। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया इक्वल टू माइनस kt, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहां पर देखिए, अब हम इससे बात करते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें अभी ये मिला, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इस पोर्शन को आप मान लीजिए y, ठीक है, और ये जो यहां पर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये जो माइनस kt है ये आपका हो गया mx और ln a0 ये हो गया आपका b, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पर ये आपका y हो गया है, ये माइनस kt आपका mx हो गया, मान लीजिए इस तरीके से इस फॉर्म में हमने लिखा है, और ln a0 ये आपका b हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा ln a इज लीनियर विद टाइम, जो ln a जो आपका बनेगा, जो लाइन जो बनेगी ये लीनियर होगा इस तरीके से, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लीनियर होगा वर्सेस टाइम। और जो स्लोप बनेगा, स्लोप कौन सा बनेगा, स्लोप बनेगा यहाँ पर इस k का, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लोप इक्वल टू माइनस k हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर समझने के लिए कि जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि ln a वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, जो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन बनती है वो ये है, और ये इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर इसे। तो इस तरीके से जो इसका ग्राफ बनता है वो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर हम इसी इक्वेशन को, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A e टू द पावर माइनस kt, ठीक है, एक्सपोनेंशियली यहां पर। अब देखो A का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली विद टाइम इस तरीके से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपसे जब कभी पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन A ऑफ A वर्सेस, ठीक है, वर्सेस टाइम, ये आप बनाइए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ln A वर्सेस वर्सेस t अगर आप ग्राफ बनाइए तो वो आपका इस तरीके से होगा। तो ये जो स्लाइड है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 and 2 मार्क्स, ओके। सो दिस इज नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ये जो रेडिएटिंग इक्वेशंस, रेडिएटिंग जो प्रोसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का रेडिएशन, मान लीजिए कोई भी जो डिसइंटीग्रेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, चाहे रेडियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम की बात करें, ठीक है, जहां पे रेडिएशन निकलती है, तो वो जो रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस जो रेडिएशन करती हैं, तो रेडिएशन वाली जो प्रोसेस होती है ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या पढ़ा हमने इंटीग्रेशन के बाद जो हमने पढ़ा था कि माइनस, ठीक है, इस तरीके से डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, इस तरीके से जो हमने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये मिला था, ठीक है, ये मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कोई सबस्टांस है, ठीक है, वो आपका 100 kg है, तो 100 kg है, तो वो उसका हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि जिस टाइम में वो आपका 50% बचेगा। 100 kg इनिशियली है, तो यानी कि 50% बचने का मतलब हुआ कि 50 kg जब वो सबस्टांस बचेगा, तो 100 kg से 50 kg तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगा है उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ।
तो उस हाफ लाइफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये तो हमने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन से हमको ये मिलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो मतलब है ये आपका फाइनल, दिस इज व्हाट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और यहां पर जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब इनिशियल, दिस इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका हुआ फाइनल। तो इस चीज को जरा ध्यान रखें, ये ऊपर जो लिखा ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे जो लिखा ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरीके से अब देखो यहां पर जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज फॉलोज, ठीक है, ln A बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं माइनस KT, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए हमारे पास जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, A से बना आपका प्रोडक्ट P, ठीक है, ये आपकी कोई इक्वेशन है। अब हमने इसके लिए देखा था कि किस तरीके से रेट आपका, रेट इक्वल टू होता है कितना, माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय DT, इस तरीके से हमने देखा था। अब इसी चीज को हम यहां पर रेट लॉ के हिसाब से अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड 1 इफ दिस इज इफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती है तो उस कंडीशन में ये हम इस तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन 1 को और 2 को जब हम इक्वेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनती है dA बाय dt इक्वल टू KA1, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास मिला था वो क्या मिला था, ln A बाय, ये इस तरीके से, यानी कि ln यहां पर क्या है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, इस केस में ये जो आपका, ठीक है, ln फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इस तरीके से बनता है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस KT। ये हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला था, ठीक है, जिसको हमने इस तरीके से भी लिखा था, ठीक है, इस तरीके, किस तरीके से लिखा था, ln A माइनस ln इस तरीके से इक्वल टू माइनस KT, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी ln A, ये इक्वेशन जो बनी थी। अब देखो यहां पर क्या है, ये हमारे पास जो A है, this A is what, this A is the final concentration, this is what, final concentration। अब क्योंकि हम यहां पर हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ जो अगर हम निकाल रहे हैं तो इसे हम कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आपका T है, दिस T टाइम पीरियड, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1/2, T 1/2, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ। जो आपका टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है उसे हम क्या करें, हाफ लाइफ, यानी कि जिस टाइम पर कोई सबस्टेंस अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है उसे आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि A, दिस A इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर हाफ, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, हाफ हो गया ना, ठीक है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज मिल गई। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, ये जो इक्वेशन आपकी ये वाली है, इस पहली इक्वेशन को अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ln A, ठीक है, बाय 2, ठीक है, इस तरीके से हो गया, बाय ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू माइनस
KT1/2। तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हम बात करें ln a हमारा इस तरीके से निकला था, ठीक है, बाय ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ये क्या है, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो आपका हाफ हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -KT1/2, ये हमने अभी देखा था करके। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास क्या मिलता है, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है ln, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है, इक्वल टू -KT1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है ln, ठीक है, 1/2, ये कट जाएगा आपका इस तरीके से, इक्वल टू -KT1/2, ठीक है, KT1/2। अब यहां पर जो ln कोई भी जो आपका वैल्यू होता है नेचुरल लॉग में, आप जानते होंगे कि ln a इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, log a। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इसे हम लिखेंगे 2.303 log, ठीक है, यह आपका आ जाएगा कितना 1/2 इक्वल टू -KT1/2, ठीक है। अब इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2 के केस में, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये किया है, ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया आगे फर्दर, तो फर्दर करके इसको सॉल्व करके हमें ये मिल जाता है, ठीक है, वी गेट दिस वैल्यू। तो बस अब यहां पर ये आपका फर्दर जो हमने अभी आपको बताया था, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसे देख लूं, देखिए इसमें जैसे देखिए ये हमने अभी निकाला था, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, यही चीज मिलेगी, ठीक है, क्योंकि log 1/2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी और ये आपका आगे फर्दर सॉल्व हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको जो मिला, ये मिला आपका हाफ लाइफ, यानी कि T हाफ इक्वल टू 0.693/K। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करके मिलता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, हाफ लाइफ यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, हमारे पास इक्वेशन क्या मिली, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि T हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप क्या लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय K। K क्या है बेटा, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ठीक है। T हाफ क्या है, हाफ लाइफ, यानी कि जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो हमारे पास इक्वेशन थी A से आपका P जो बना था, ये जो इनिशियल इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, जब आपकी हाफ हो जाएगी तो उस हाफ होने तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहेंगे T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि मान लीजिए इनिशियली आपका 100 ग्राम था और हाफ टाइम कुछ टाइम बाद ये आपका 50 ग्राम हुआ, तो वो जो टाइम पीरियड है 100 ग्राम से 50 ग्राम तक होने का, उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ। तो इस तरीके से उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको उस रिएक्शन का K वैल्यू अगर आपको पता है तो आप K वैल्यू से 0.693 को आप डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड आपको मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द A, कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ आपका रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है बस, जो कि आपका वैसे भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ पीरियड हमेशा कांस्टेंट होता है,
ठीक है, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, 0.693 ये भी कांस्टेंट है, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गैस है, जैसे यहाँ पर N2O आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कुछ टाइम बाद, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड बाद, यानी कि 1 सेकेंड मान लीजिए इसका हाफ लाइफ पीरियड है, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड मान लीजिए 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में यहाँ पर आपका ये इतना हो जाता है, ठीक है। तो 2 सेकेंड में आपका ये जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका ये कितना है, इसका ये 1/4 है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, इसका ये 1/4 है और इसका ये 1/2 है। आगे जाएंगे तो यहां पर ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर 1 सेकेंड बाद ये आपका जस्ट हाफ हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 1 सेकेंड ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वट एवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नो मैटर वेयर यू स्टार्ट आफ्टर हाफ लाइफ द कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे यहां से शुरू करें, चाहे यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, हमेशा हाफ लाइफ होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन आपका हाफ होना ही होना है, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव डिके की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से ये हम देख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131, दिस इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ये आइसोटॉप है आयोडीन का, ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड 8 डेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये आयोडीन इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 8 डेज के बाद, ठीक है, 8 डेज के बाद ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जस्ट हाफ हो जाएगा। और फिर ये देखो 8 दिन बाद जस्ट हाफ हो गया, फिर 8 दिन बाद क्या हो जाएगा, ये अगेन इसका ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसका ये हाफ है, ठीक है। फिर आगे 8 दिन बाद और देखेंगे इसे, फिर ये जस्ट हाफ हो जाएगा, फिर 8 दिन बाद और हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कभी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड हमेशा इस आयोडीन के केस में हमेशा 8 डेज ही रहेगा, और जैसे हमने अभी देखा था इसके केस में हमेशा 1 सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है हाफ लाइफ पीरियड, ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट यानी कि जो आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी डिके हो रहा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी बात कर रहे हैं। आगे इसी तरीके से बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का भी देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमने ए के टर्म्स में रेट निकाला, फिर हमने रेट लॉ के हिसाब से, क्योंकि ए की पावर 0 आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जहां पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है, यानी कि रेट इक्वल टू के, जो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है इस तरीके से, ये आपके पास बनता है। अब यहाँ पर वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है, स्लॉप आपका क्या हो गया -k। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आपको ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लीनियरली आपका टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये कि अगर हम इनकी समरी करें, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये किस तरीके से हो गया। तो इस केस में अब यहाँ पर देखो, अगर इसका हम हाफ लाइफ निकालें तो हाफ लाइफ कैसे निकलेगा, पहले यहां पर इसको देख लेते हैं टाइम, इससे हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, T इक्वल टू ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ये आपका आ गया माइनस कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय -k,
इस तरीके से ये हमने इसको देखा। इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो यहां पर मैं इसे इस तरीके से ले सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय के। तो इस केस में देखिए, अगर आप इसको यहां पर अगर टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आपको किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसका रेट कांस्टेंट दिया है, तो आप यहां पर डेफिनेटली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपका टाइम पीरियड निकल जाता है। अब मान लीजिए आपको यहां पर, ठीक है, आपको निकालना है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालें, पहले टाइम को देख लें। टाइम कैसे निकाला था हमने निकाला था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या था इसमें, के, रेट कांस्टेंट। अब यहां पर अगर आपको टी हाफ निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 जो है ये आपका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो जस्ट हाफ होने का मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, 2 ये इस तरीके से माइनस दिस बाय 2k। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2k। तो ये आपका टी हाफ, जैसे मान लीजिए किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या दिया गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है तो आप k निकाल सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो k निकाल सकते हैं। या मान लीजिए आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है, तो आप उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं समरी। तो समरी में हमने क्या देखा, समरी में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था किस तरीके से हमने यहाँ पर टी हाफ निकाला था। ये देखिए जो हमने अभी निकाला है, ये देखो। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये वैल्यू निकाली थी अभी, ये जो आपने अभी देखा था, ये जो हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला था। इसी तरीके से आगे अब यहाँ पर ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर आपके पास सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को आपको ढंग से समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप इस वीडियो को सेव करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें तब भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट जब हमारी जूम ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन write there in chat and I will definitely answer. Okay, thank you so much, and please watch this video and repeatedly if you don't understand once. Okay, and please maintain your notes. Okay, so thank you so much.